good morning, my dear students, and welcome you back to the channel amongst all the festivities. So we are back to work today, and आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है आपका हिस्ट्री का चैप्टर, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, राइट। अब इस चैप्टर में देखिए, दिस कंप्लीट चैप्टर इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। इसका सिर्फ आपको 1.3 टॉपिक 1.3 तक ही करना है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके एग्जाम में इवैल्यूएट होगा। सो ये वीडियो मेरा उतने ही टॉपिक तक रहेगा। कंप्लीट चैप्टर का टॉपिक आपको, कंप्लीट टॉपिक का वीडियो आपको अलग से बाद में मिल जाएगा, राइट। अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए वो चैप्टर पूरा देखना चाहते हो तो दैट वीडियो विल बी अवेलेबल, बट लेटर ऑन। अभी सिर्फ जो आपका कंसर्न्ड टॉपिक, जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में इवैल्यूएट होना है, वहां तक ये वीडियो बनाया गया है, राइट। The name of the chapter is Making of the Global World. Now, what do you mean by making of the global world? तो global world, पहले तो हमें ये समझना है कि ये global world का ही क्या मतलब है यहाँ पे। क्या इससे पहले global world नहीं था? Clear? So ये चैप्टर जो है आपका वो ग्लोबलाइजेशन की रेफरेंस में है, जो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। क्लियर? ग्लोबलाइजेशन आपको पता है कि इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड में हम सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स से ग्लोबलाइजेशन जो हो रही है विद रिगार्ड टू डिफरेंट एस्पेक्ट, जैसे कि आपका कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, आपका म्यूजिक जो है वो इंटरचेंज होता है, आपका फूड एक्सचेंज होता है, आपकी ड्रेसेस एक्सचेंज हो रही है, राइट। हम उनसे फैशन सीख रहे हैं, वो हमसे हमारे फैशन के बारे में जान रहे हैं, और हमारी फूड हैबिट्स जो हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस हो रही है, वो हमारे फूड के बारे में जान रहे हैं। आर्किटेक्चर, एजुकेशन, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट एंड योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब हम नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज योर ग्लोबल कल्चर, राइट। व्हेन द इंटायर वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एक सूत्र में बन जाती है, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेडिंग तो आप देखोगे कितने समय से पहले से चल रही है, सदियों से चली आ रही है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये जो ग्लोबलाइजेशन, जिस ग्लोबलाइजेशन को हम 21st सेंचुरी में जानते हैं, या जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आज, या जिसमें हम जी रहे हैं, क्या वो सिर्फ आज का रिजल्ट है, या कहीं ना कहीं उसकी जो फाउंडेशन है वो आपको हिस्ट्री में देखने को मिल सकती है। क्लियर? तो इस चैप्टर से हमें यही समझना है कि आप देखोगे जो भी हमने नेशनलिज्म इन यूरोप या फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, 9th और 10th की जो भी आपने हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें आपने डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में जाना है। जैसे अर्बनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस आ रहा था, नेशनलिज्म आ रहा था, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा और समझा कि जो आज हम चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, चाहे अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट नहीं हुआ है। उसका कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में जो है उसकी फाउंडेशन ले कर दी गई थी, या उसकी हिस्ट्री जो है हम समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम प्रेजेंट सिनेरियो को देख सकते हैं। तो क्या ग्लोबलाइजेशन की रेफरेंस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था? So that is what we are going to understand from this chapter, right? Let us get started with the chapter. सबसे पहले we need to understand the concept of globalization, कि globalization होता क्या है। Is it clear? International trade और globalization को कभी कभी interchangeably हम misunderstand करते हैं। No doubt ट्रेड की रेफरेंस में तो ग्लोबलाइजेशन हो ही रही है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, it is a narrow concept. It is with reference to exchange of commodities.
लेकिन जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट. क्लियर? तो वाइडर क्यों है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट. Globalization describes the growing interdependence of the world's economies, cultures, and populations brought about by cross border trade in goods and services, technology, and flows of investment, people, and information. Right? सो ये इस डेफिनेशन से आपको क्या पिक करना है जो आपको डेफिनेशन को टोटली क्लियर कर देगा. राइट? Globalization describes the growing interdependence of the world's economy. There is no country in the world जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, जो ये कहे कि हम अगर वर्ल्ड से अपने आप को, पूरी दुनिया की कंट्री से अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे तो हम अकेले जी लेंगे. राइट? कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री वर्ल्ड में ऐसी नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट है. हमें एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड रहना पड़ेगा. हमारे पास कुछ सरप्लस है, किसी और के पास वो डेफिसिट है, उनके पास जो सरप्लस है हमारे पास वो डेफिसिट है, तो हम इस एक्सचेंज से एक बैलेंस क्रिएट करते हैं. क्लियर? तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज द इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमीज. क्लियर? जब हम एक दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, डिपेंडेंट को नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है यहाँ पर. राइट? रादर आई शुड करेक्ट हियर कि डिपेंडेंसी नहीं है, इंटरडिपेंडेंस है. राइट? इंटरडिपेंडेंस इज अ पॉजिटिव थिंग, डिपेंडेंसी कैन बी अ नेगेटिव एस्पेक्ट. राइट? तो जब हम इंटरडिपेंडेंट हो रहे हैं, वो हमारी ग्रोथ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, हम उनकी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं. क्लियर? तो उसको जो है ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है. लेकिन सिर्फ इकोनॉमीज की इंटरडिपेंडेंस ही नहीं है, कल्चर की इंटरडिपेंडेंस भी है, पॉपुलेशन की इंटरडिपेंडेंस भी है, ट्रेड की इंटरडिपेंडेंस भी है, सर्विसेज की इंटरडिपेंडेंस है, टेक्नोलॉजी की इंटरडिपेंडेंस है, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट की इंटरडिपेंडेंस है, पीपल एंड इंफॉर्मेशन की इंटरडिपेंडेंस है. That means not only economically we are exchanging commodities, but we are exchanging culture also, we are exchanging populations also, we are exchanging trades, goods and services, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की एक्सचेंज हो रही है, पीपल और इंफॉर्मेशन, इन सब का भी एक्सचेंज हो रहा है. इसको आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. Is it clear? That means not only commodities but various aspects are being exchanged. इसको कहा जाता है globalization. Next, now when you have understood कि globalization क्या होता है, और जब आपको ये बात समझ में आ गई है कि जो आपकी जो भी आज करंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की रेफरेंस में है, चाहे वो अर्बनाइजेशन की रेफरेंस में है, चाहे वो कोई सोशल रिफॉर्म्स की बात है, या फिर हम जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन की रेफरेंस में समझ रहे हैं, तो ये बात आपको अब तक क्लियर हो जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके जो इनिशियल फेजेस थे वो हिस्ट्री में हुए, तब जाके आज हम इस एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का को एंजॉय कर पा रहे हैं. इज इट क्लियर? तो ग्लोबलाइजेशन भी आपकी कहीं ना कहीं हिस्ट्री से शुरू हो चुकी थी. तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम करंट ग्लोबलाइजेशन को नहीं बल्कि प्री मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे. दैट मीन्स कि जो मॉडर्न टाइम्स थे उससे पहले जो ग्लोबलाइजेशन थी वो किस तरीके से होता था, उसमें क्या क्या एक्सचेंज होता था, वॉज इट ओनली रिलेटेड टू कमोडिटीज, और वहां पर भी कोई कल्चरल एक्सचेंज, नॉलेज एक्सचेंज, या फिर इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इस तरीके का एक्सचेंज वहां भी देखने को मिलता था या नहीं. इज इट क्लियर? सो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है आज का वो है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन. मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्नाइजेशन का जो फेज शुरू हुआ उससे पहले का ग्लोबलाइजेशन किस तरीके का होता था. So we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so. The making of the global world has a long history of trade, migration, people in search of the work, movement of capital and much else.
As we think about the dramatic and visible signs of global interconnectedness in our lives today, we need to understand the phases through which this world in which we live has emerged. Is it clear? कि जब भी आप अपनी हिस्ट्री को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आप इसमें जानेंगे कि किस तरीके से ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है वो आज का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारी जनरेशन ने उसको उस पैटर्न को इवॉल्व किया या डिस्कवर किया है, या फिर ट्रेडिंग से हटके अगर हम ग्लोबलाइजेशन की भी बात करें, ग्लोबल कल्चर की भी बात करें, तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबल कल्चर इज ऑल्सो न्यू इन्वेंशन जो कि हम लोगों ने इजाद की है। ये ग्लोबल कल्चर भी हमें हमारे एंसेस्टर्स ने ही दिया है, क्योंकि अगर आप पीछे की हिस्ट्रीज, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100 ईयर्स और 200 ईयर्स बैक, आप सेंचुरीज बैक चले जाइए, आप 5th सेंचुरी में चले जाओ, आप 4th सेंचुरी में चले जाओ, 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, आप 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स चले जाओ, वहां से अगर आप देखोगे तो आपको वहां पर भी ट्रेड के अलावा बहुत सारी चीजों के एक्सचेंज के ट्रेसेस या उनकी रेफरेंसेस अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि जिस ग्लोबल कल्चर का हिस्सा हम आज है वो सिर्फ हमारी देन नहीं है, हमारी पैदावार नहीं है, उसकी हिस्ट्री जो है वो आपको बैकग्राउंड में वो पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर्स की हुई शुरुआत है जिससे हम आज एक एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच पाए हैं। इज इट क्लियर? All through history, human societies have become steadily more interlinked. For ancient times, travelers, traders, priests, and pilgrims traveled vast distance for knowledge, opportunity, and spiritual fulfillment, और टू एस्केप प्रोसिक्यूशन। तो जिस तरीके से आप आज देखो किस तरीके की मूवमेंट होती है, सिर्फ ट्रेड ही नहीं हो रहा, कमोडिटीज एक्सचेंज नहीं हो रही है कंट्रीज के बीच में, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमें पता है वो हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसा कोई इन्वेंशन है तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर कंट्री में कंसंट्रेटेड नहीं है जहां से वो ओरिजिनेट हुआ था, पूरा वर्ल्ड उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। लोग जो हैं वो कल्चरल एक्सचेंज करते हैं। हमारा रिलीजन आप देखिए कितनी कंट्री में फॉलो किया जाता है और कितने कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज के। वैसे ही आप देखेंगे कि म्यूजिक है, रिलीजन है, लिटरेचर है, कल्चर है, फूड है, ड्रेसेस है, और इवन पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम दिस कंट्री टू दैट कंट्री एंड फ्रॉम दैट कंट्री टू दिस कंट्री। मेडिकल टूरिज्म पर्पस के लिए जाते हैं, कुछ लोग वहीं सेटल हो जाते हैं, कुछ लोग वापस आते हैं। तो हर तरह का एक्सचेंज जो है आज जो हमें देखने को मिल रहा है, उसी तरीके का एक्सचेंज आपके पास्ट में, हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं होता था। आप देखो किस तरीके से राजा महाराजाओं के पास जो है स्पेशली ट्रैवलर्स आते थे दूसरी कंट्रीज से, और वो उनके पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे कि कैसे राज्य चला रहे हैं, क्या इस राजा की खूबी है, पूरे रिकॉर्ड्स उनके बारे में आपको मिलेंगे। और ये ट्रैवलर्स अकाउंट अगर जब वो वापस लेकर जाते थे तो कहीं ना कहीं इंडिया के पूरे कल्चर को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। फिर चाहे उसमें क्रॉप्स है, डिफरेंट क्रॉप्स जो हमारी कंट्रीज में उगाई जाती है, या फिर यहाँ का खान पान, यहाँ का पहनावा, यहाँ की बोली, वेशभूषा, सारी चीजें जो है वो अपने साथ लेकर जाते थे अपने रिटन फॉर्म में। वैसे ही जब वो ट्रैवलर्स आए होंगे तो वो अपनी कंट्री के बारे में भी बताते होंगे। यहाँ पर भी उनके कहने पे बहुत सारी चीजों का जो है इन्वेंशन किया गया होगा, उनके फूड उनके साथ ट्रैवल किया, राइट। आप देखो जो डूम स्ट्रक्चर है, जैसे मस्जिद के ऊपर जो गोल वाला पोर्शन बनता है, या फिर गुरुद्वारे में भी ऐसा देखने को मिलता है, वो आर्किटेक्चर हमारा नहीं था पहले। डूम स्ट्रक्चर स्पेशली जो मस्जिद की बात की जा रही है वो यहाँ पर हमारे इंडिया में आर्किटेक्चर नहीं था। लेकिन जब मुगल इन्वेजन, नॉट मुगल सॉरी, मुस्लिम इन्वेजन शुरू हुई तो वो आर्किटेक्चर हमारे साथ, हमारे पास, उनके साथ हमारे यहाँ पर आया। उनका खाना, टाइप ऑफ फूड दे आर ईटिंग, उनकी ड्रेसेस, तो कल्चरल मिक्सिंग, पीपल एक्सचेंज, माइग्रेशन, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, आप देखोगे उस वक्त के टाइम पर भी होती थी और वो आज भी हमें देखने को मिल रही है। इज इट क्लियर? तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन प्रेजेंट जनरेशन की देन है, रादर इट इज ऑल्सो अ गिफ्ट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टू अस। दे कैरिड गुड्स, मनी, अब हर चीज की ट्रांजैक्शन हो रही है। देखिए गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस। क्लियर?
अब ये नहीं हम कह सकते कि ये आज के टाइम में नहीं होता, क्योंकि अभी रिसेंटली हम एक बहुत बड़े पैंडेमिक से निकले हैं, तो हमने देखा कि कोरोना वायरस किस तरीके से एक कंट्री से या फिर वाई कंट्री मतलब किसी एक ओरिजिन से जो है पूरे वर्ल्ड में कैसे फैला है। तो आज भी वही पैटर्न ग्लोबल कल्चर का हमें देखने को मिलता है जो सेंचुरीज एगो हमारे एंसेस्टर्स ने देखा। डिफरेंस क्या रहा होगा उसमें? लेवल ऑफ एडवांसमेंट, या फिर लेवल ऑफ टेक्निकल एस, या फिर लेवल ऑफ एस विद विच दे यूज टू लिव देयर लाइफ्स, एंड जिस जिस मतलब आसानी से आज हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी मुश्किल रही होगी। तो ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज जो भी वो करते होंगे उसमें उनको हार्डशिप्स झेलनी पड़ती थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम वही सब कुछ आज आसानी से कर पा रहे हैं। सिर्फ यही डिफरेंस था, बाकी सब कुछ सेम वैसा ही चलता था। क्लियर? Then as early as 3000 BCE, that is before Christian era, and active coastal trade linked the Indus Valley civilization with the present day West Asia. आपका जो एशिया का पार्ट है, राइट, एशिया का जो पार्ट है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जैसे पाकिस्तान वाला रीजन है, अब तो लिंक तो हमारे यहाँ पे गुजरात राजस्थान का पोर्शन जो है, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, द बॉर्डर एरिया, और मेनली पाकिस्तान का जो रीजन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ट्रेसेस वहां पे मिले हैं वो कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया के साथ इंडिया के उस वक्त बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे। इज इट क्लियर? फॉर मोर देन अ मिलेनिया, काउरीज का जिक्र हमने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट मनी एंड क्रेडिट, यस, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में भी पढ़ा है इसके बारे में, राइट। तो कॉडीज जो हैं, क्योंकि कॉडीज बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो सी शेल्स होता है ना उन्हें कॉडी बोलते हैं, राइट। तो वो बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो भी चीज मुश्किल से मिलती थी उसकी वैल्यू कंसिडर की जाती थी और उसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता था। तो बहुत कई सदियों तक जो है कौड़ियों का इस्तेमाल होता था एक्सचेंज प्रोसेस के लिए। एंड इन हिंदी सीशेल यूज्ड फॉर्म द करेंसी वाज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। तो मालदीव से, इंडिया से मालदीव से और आगे चाइना से जो है ईस्ट अफ्रीका, यूरोप से पीछे मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका तक जो है कौड़ियों का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। The long distance spread of diseases carrying germs may be traced as far back as 7th century. By the 13th century, it had become an unmistakable link. Clear? कि 7th century से आप देखोगे कि किस तरीके से diseases जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। That means 7th century तक कहीं ना कहीं जो लोगों को एक दूसरे के देश का पता चल चुका था, और मे बी उस वक्त अमेरिकाज को एक्सप्लोर नहीं किया गया होगा, लेकिन जो अफ्रीका और यूरोपियन और एशियन कॉन्टिनेंट्स थे उनके बीच में काफी इंटरेक्शन देखने को मिल रही होगी, और उनके साथ साथ इंटरेक्शन में उनके डिजीजेस भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो रहे थे। इज इट क्लियर? देन दिस, यहाँ पे आप देखिएगा इस पिक्चर में जो सिग्निफिकेंस है वो है इस शिप की, दैट ये शिप जो है आप देखिए कितनी पुरानी इमेज है ये, फ्रॉम द 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी में अगर शिप को डिपिक्ट किया गया है फोटो में, तो आप समझिए कि 9th सेंचुरी या उससे पहले भी कहीं ना कहीं थ्रू द शिप जो है ट्रेड किया जा रहा था। बोट्स होंगी, शिप्स होंगी, यहाँ पे इसका मेंशन जो है शिप के तौर पे ही किया गया है, तो इट इज नॉट अ बोट, शिप है, और शिप जो है बड़ा होता है। दैट मीन्स मर्चेंडाइज जो है 9th सेंचुरी ऑनवर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने शुरू हो गए थे। दैट मीन्स के ग्लोबल कल्चर जो है वो काफी पहले से शुरू हो चुका था। क्लियर? सो दिस इज योर वर्ल्ड मैप हियर नाउ, और आप देखो कि किस तरीके से चाइना जो है चाइना का जो सिल्क रूट है वो किस तरीके से बहुत सारे एरियाज को कनेक्ट कर रहा है फार टिल यूरोप, राइट? इज इट क्लियर? अफ्रीका और यूरोप के पार्ट्स तक को इसने कनेक्ट किया है। क्लियर एवरीबॉडी?
तो यही अब हम सिल्क रूट की इंपॉर्टेंस को ही समझेंगे कि अगर हम ये ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल कल्चर उस वक्त पे भी प्रिवेल करता था, तो ऐसा कौन सा मोस्ट फेमस रास्ता था जिसको मैक्सिमम ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता था? तो सिल्क रूट जो है चाइना का, वो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ट्रेडिंग रूट हुआ करता था। क्लियर? और सिल्क रूट की इंपॉर्टेंस आप देखिए कि जिन जिन कंट्रीज में वो सिल्क रूट, कोई एक सिल्क रूट नहीं था, अलग अलग जो है उस वक्त रूट्स डेवलप हो गए थे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे सिल्क रूट्स जो है वो डेवलप हो गए थे। चाइना का सिल्क रूट जो है वो सबसे पहले डेवलप होने वाले रूट्स में से था, और वहां से मेनली चाइना का जो सिल्क है वो कैरी किया जाता था, इसलिए उसको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो उसकी इंपॉर्टेंस आप देखो कितनी होती थी कि जिस जिस किंग के किंगडम से होकर वो रूट गुजरता है, तो वहां पर स्पेशल प्रोटेक्शन जो है किंग उस रूट पे देता था, और बदले में टैक्सेस वगैरह भी लेता था। मतलब वो रूट जो है एक कमाई का साधन बन जाता था। ट्रेडर्स, क्योंकि रास्ते पे आप देखो ट्रेडर्स जा रहे हैं, तो पैदल या फिर अपनी जो भी उनके कैरावन्स चलते थे उस वक्त पे, घोड़ों पे वो जाया करते थे, तो रास्ते में उनके साथ लूट मार की बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स होते थे। तो जिस एरिया में से वो निकलते हैं, उस एरिया का राजा जो है उनसे टैक्स लेता था, और बदले में उनको एक सेफ पैसेज अपने किंगडम से निकलने के लिए देता था, बिना लूट मार के उनको सेफ्टी के साथ वहां से निकालता था। तो इट वाज अ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि उससे जैसे आज हम जाते हैं ना नेशनल हाईवेज पे, तो बिकॉज हम यूज कर रहे हैं तो हम उसके टैक्सेस पे कर रहे हैं। सेम प्रैक्टिसेस वहां उस वक्त पे भी होती थी। इज इट क्लियर? तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमने सब कुछ इजाद किया है, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें सब कुछ दिया है। राइट? तो सिल्क रूट को देखेंगे, लिंक्स द वर्ल्ड। मैंने आपको मैप में अभी देखा ना आपने कि चाइना से लेकर, यहाँ देखिए आप, शंघाई, बीजिंग, चाइना से पूरा आपका एशियन कॉन्टिनेंट को कवर करते हुए अफ्रीका और यूरोप तक जो है ये आपका रूट जा रहा था। दैट मीन्स जो आपका ट्रेड है वो ईस्टर्न साइड नहीं, ईस्ट से वेस्टर्न साइड की तरफ चलता था, कवरिंग अफ्रीका एंड यूरोप। क्लियर? The Silk routes are good example of vibrant pre-modern trade and cultural links between the distant part of the world. के जो आपका सिल्क, चाइना का सिल्क रूट तो एक अलग बात है, उसके अलावा और भी काफी सारे रूट्स डेवलप हुए। तो इन रूट्स पे वाइब्रेंट मींस बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है वो चला करती थी। ये रूट्स जो हैं एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते थे अलग अलग कंट्रीज को एक दूसरे से ट्रेड या फिर किसी भी तरीके का एक्सचेंज करने के लिए। द नेम सिल्क रूट्स क्यों आया इसका नाम? पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट। इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड का क्या मतलब है? टुवर्ड्स द वेस्टर्न डायरेक्शन, चाइना से टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड। इज इट क्लियर? इसलिए इसको वेस्ट बाउंड कहा जा रहा है। तो इस रूट पे जो है चाइना का सिल्क के कार्गोज क्या होते हैं? जो बड़े बड़े, अभी तो कंटेनर्स के फॉर्म में आते हैं, लेकिन पहले जो है वो घोड़े पर या किसी बैलगाड़ी के थ्रू उनको, या फिर वाटरवेज यूज हो रहे हैं तो शिप्स के थ्रू उनको जो है मर्चेंडाइज को ले जाया करते थे। तो सिल्क रूट इसका नाम इसलिए क्योंकि इस पे चाइना का सिल्क जो है वो बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, इसलिए इसको सिल्क रूट कहा जाता था। Historians have identified several silk routes over land and by sea, knitting together vast regions of Asia and linking Asia with the Europe and Northern Africa. के historians ने जो है इस बात के proofs दिए हैं, काफी सारे जो routes है, ट्रेडिंग रूट्स है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, जो ये प्रूव करता है कि एशिया के बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स जो थे वो अफ्रीका और यूरोप तक के ट्रेडिंग रूट्स जो है उनके अच्छे लिंक्स एस्टैब्लिश हो चुके थे। They are known to have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. But Chinese pottery also traveled the same route as did textile and spices from India and Southeast Asia. तो ये जो है 15th सेंचुरी तक जो है यहाँ पर काफी ज्यादा
वाइब्रेंट ट्रेड जो है वो अकर करता था। तो अगर चाइना से सिल्क जाता था तो इंडिया से टेक्सटाइल और हमारे मसाले जो हैं, स्पाइसेस जो हैं, वो पूरे अफ्रीका और यूरोप तक में पहुंचाए जाते थे इन रूट्स को इस्तेमाल करते हुए। इज इट क्लियर? दिस वाज अबाउट गोइंग, क्या जाता था। आता क्या था, वापस क्या आता था, इंपोर्ट क्या करते थे इंडिया और चाइना। In return, precious metals like gold and silver flowed from Europe to Asia. वापस यूरोप से एशिया में प्रेशियस मेटल्स जो है गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म में जो है वहां से वापस आते थे। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज कि सिर्फ चीजें नहीं, कमोडिटीज नहीं ट्रैवल कर रही है, आपका कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? आपने देखा, आप अभी जो एक अगला चैप्टर करोगे ना प्रिंट कल्चर, तो उसमें आप देखोगे कि पेपर जो है, जो चाइना में पेपर का इन्वेंशन हुआ, वो कैसे पूरी दुनिया में फैल गया। इज इट क्लियर? तो ये ग्लोबलाइजेशन का कल्चर जो है वो आज का नहीं है। ऐसे ही डेजिमाइनेशन, स्प्रेडिंग ऑफ आइडियाज, स्प्रेडिंग ऑफ रिलीजियस बिलीफ, स्प्रेडिंग ऑफ कल्चर, स्प्रेडिंग ऑफ फूड हैबिट्स, स्प्रेडिंग ऑफ आपके जो ड्रेसेस है वो पहले भी हुआ करती थी। Early Christian missionaries almost certainly traveled this route to Asia, as did early Muslim preachers a few centuries later. कि पहले जो है मिशनरीज, जो क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाले लोग थे, उन्हें क्रिश्चियन मिशनरीज कहा जाता है, कि पहले इन रूट से क्रिश्चियन मिशनरीज आए और फिर बाद में इसी रूट से मुस्लिम प्रीचर्स भी आए जिन्होंने इस्लाम को फैलाया। इज इट क्लियर? मच बिफोर ऑल दिस बुद्धिज्म emerged from eastern India and spread in several directions through intersecting points of the Silk Route. और यहाँ पर अगर क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम कल्चर आया तो इंडिया से बुद्धिज्म भी जो है कई दिशाओं में इस रूट को यूज करते हुए फैला। जैसे आपका ये सिल्क रूट जा रहा है, तो ना सिर्फ सिल्क रूट में बल्कि जितने भी इंटरकनेक्शन थे बीच के, जो इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स थे, यहाँ से भी बुद्धिज्म जो है ऑल डायरेक्शन में फैला। इंडिया से बुद्धिज्म जो है आगे प्रीच किया गया अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग डायरेक्शंस में। इज इट क्लियर? सो नॉट ओनली कमोडिटीज, वेरियस अदर थिंग्स वर मूविंग ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट फ्रॉम एशिया टू अफ्रीका टू यूरोप, और वो जो है अलग अलग डायरेक्शंस में मूव हो रहा था इन रूट्स का इस्तेमाल करते हुए। और स्पेशल पोजीशन होल्ड करता है चाइना का सिल्क रूट। इज इट क्लियर? फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो। अब स्पेशल रेफरेंस दिया गया है यहाँ पे फूड का भी, कि भाई खाना, अलग अलग तरीके की जो डिशेस हैं, आज हम रेस्टोरेंट में बैठते हैं, हमें ऑफर किया जाता है क्या लेंगे आप, चाइनीज लेंगे, इंडियन लेंगे, कॉन्टिनेंटल लेंगे, मुगलई लेंगे, राइट? तो ये सारी चीजें जो हैं सारी इंडिया की ही अपनी ओरिजिनेशन नहीं है, ओरिजिन की नहीं है, ये सारी चीजें बाहर से आई है, क्योंकि कल्चरल मिक्सिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ग्लोबल कल्चर का। मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में समझाया ना कि इट इज नॉट ओनली अबाउट एक्सचेंजिंग कमोडिटीज। ग्लोबलाइजेशन को इंटरनेशनल ट्रेडिंग से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में कमोडिटीज के अलावा और बहुत कुछ एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर? तो फूड जो है उसकी स्पेशल रेफरेंस है। अब आज आप जो है, ये आपकी बुक के ही रिकॉर्ड्स हैं, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसी में ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि आप जिस पास्ता को इटालियन मानते हो, दैट इज नॉट एक्चुअली इटालियन। इज इट क्लियर? चाइनीज की मतलब जो नूडल्स हैं उसको अगर हम नूडल्स नहीं बोलेंगे तो हम उसको चाइनीज ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना से ओरिजिनेट हुए हैं नूडल्स, लेकिन हम तक दूसरे फॉर्म में पहुंचते पहुंचते आज हम उनको स्पेगेटी भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये किस तरीके से ट्रेवल हुआ, एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंच के ये क्या बन गया। तो फूड भी लार्ज स्केल जो है ट्रेवल हुआ। लेट्स सी, फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। अब आप देखो, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पे लोग आते थे, ट्रैवलर्स आते थे, कुछ प्रीस्ट्स आते थे, कोई प्रीचर्स आते थे, तो वो हमारी कंट्री में रुके होंगे, यहाँ का खान पान देखा, यहाँ की फसलें देखी,
वापस गए अपनी कंट्री में, उन्होंने बताया कि उस कंट्री में इस तरीके से ये फसल उगाई जाती है, ये अनाज खाया जाता है, ये उनकी स्पेशल चीज है, तो उन्होंने भी वहां पे इन्वेंशन की होगी। तो इस तरीके से जो है चीजें ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, राइट। सो traders and travelers introduced new crops to the lands they traveled। जहां पर भी जाते थे, ट्रेडर्स हैं या ट्रैवलर्स हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं वो अपने साथ खाना लेकर जाते होंगे, या फिर कोई वहां पे बातचीत करते हैं कि हम ये उगाते हैं, उन्होंने भी उस तरीके के इन्वेंशंस किए होंगे कि हम भी उगा के देखेंगे, और वो वहां पर उग गया। क्लियर। तो ऐसे एक नई चीज की इंट्रोडक्शन जो है एक न्यू लैंड में जाके हुई, या जो हमारी कंट्री में आए उन्होंने अपनी कंट्री की चीजें हमारी कंट्री में लेकर आए। Even ready food stuff in the distant part of the world might share common origin. Take spaghetti and noodles. रेडी फूड स्टेप, जो रेडी फूड होता है जो हम इमिडिएटली खा सकते हैं उसे हल्का सा बनाने के बाद, तो इस तरीके के फूड स्टफ जो हैं वो कहीं से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, लेकिन आज हम उनको किसी और कंट्री के फूड के तौर पे जानते हैं। जैसे कि आपका स्पेगेटी है, अब स्पेगेटी क्या है, इट इज नथिंग, अगर आप मंगवाओगे तो कुछ डिफरेंट नहीं आएगा, नूडल्स ही आएंगे आपके बोल में। इज इट क्लियर? तो इवन रेडी फूड स्टफ इन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन, कि हो सकता है वो किसी और कंट्री का हो जो आज हम उसको अलग कंट्री के नाम से जानते हैं। इट इज बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना, चाइना से वेस्ट की तरफ जो है नूडल ट्रेवल किया टू बिकम स्पेगेटी, और आज वेस्टर्न वर्ल्ड में उनको नूडल्स नहीं स्पेगेटी के नाम से बुलाया जाता है। और परहैप्स Arabs traders took pasta to 5th century Sicily, an island now in Italy। Sicily, आपने इसके बारे में पढ़ा है ना, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के प्रोसेस में, राइट। सो जो सिसिली आइलैंड्स थे, अरेबियन जो ट्रेडर्स थे, जब वो गए अपने साथ तो वो पास्ता वहां लेकर गए, लेकिन आज हम पास्ता को जो है इटालियन डिश मानते हैं, पिज्जाज एंड पास्ताज, राइट, ये इटालियन डिशेस मानी जाती है। तो पास्ता जो है दैट इज नॉट ओरिजिनली फ्रॉम इटली, इट इज फ्रॉम अरब। Then similar foodstuffs were also known in India and Japan, so the truth about their origin may never be known। तो इसी तरीके के बहुत सारे खाने इंडिया और जापान में भी पाए जाते हैं, हो सकता है कुछ उनमें से हमारे अपने हो, लेकिन कुछ के बारे में हम नहीं जानते कि वो एक्चुअली कहाँ से आए। और बहुत सी ऐसी कॉमन फसलें हैं, कॉमन क्रॉप्स है, जिनको आज हम कॉमन तौर पे यूज करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी हिस्ट्री जानोगे तो वो ऐसी फसलें हैं जो हमारी कंट्री में पहले उगाई ही नहीं जाती थी। इज इट क्लियर? Yet such guesswork suggests the possibilities of long distance cultural contact even in the pre-modern world। और ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं एविडेंट है, एविडेंस देती है इस बात की कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स जो हैं एक दूसरे के साथ एस्टैब्लिश होते थे, जिसमें ये सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती थी। Many of our common foods such as potatoes, soya, groundnut, maize, tomatoes, chili, sweet potato and so on were not known to our ancestors until about 5th century ago। तो आप देखिए सबसे कॉमन आइटम जो हमारा आलू है, पोटैटो, सोयाबीन, सोया, ग्राउंडनट्स, मूंगफली, मेज, मक्की, टमाटो, मिर्ची, स्वीट पोटैटो, राइट, ये बहुत सी कॉमनली आज के टाइम में हमारी मील्स का मेन्यू रहता है। लेकिन अगर आप 5th सेंचुरी की बात करें तो 5th सेंचुरी से पहले के एंसेस्टर्स इन सारी चीजों के बारे में जानते भी नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि ये भी कहीं से ट्रेवल होकर ही इंडिया में आई, और यहाँ पे क्लाइमेटिक सुटेबिलिटी की वजह से अब ये यहाँ पे कॉमनली उगाई जाती है। क्लियर? These foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continents that would later became known as Americas। तो ये जो खाने की हमने यहाँ पे बात की है, ये सिर्फ यूरोप और एशिया में ही इंट्रोड्यूस हुए थे, क्योंकि तब तक जो आपके अमेरिकाज हैं, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, उनकी जो एक्सप्लोरेशन है तब तक वो नहीं हो पाई थी। आपको पता है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस ही सेट ऑन एक्सपीडिशन, वो एक्सपीडिशन पे निकले थे और वो एक्चुअली इंडिया की खोज पे निकले थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट उनसे जो है
अमेरिकाज की खोज उन्होंने कर दी। इज इट क्लियर? क्योंकि पहले ना एक मान्यता होती थी, और मान्यता नहीं होती थी, अजम्पशंस होती थी अलग अलग तरह की, कि शायद ये धरती जो है फ्लैट है, और जब हम हॉरिजॉन पे पहुंचेंगे तो वहां से हम शायद नीचे गिर जाएंगे। तो किसी ना किसी ने कोशिश की, किसी ना किसी ने इस मिथ को ओवरकम करने के लिए कोई एक डिफरेंट एक्सपीडिशन को अंडरटेक किया, और उस एक्सपीडिशन का ये नतीजा रहा कि वो इंडिया को एक्सप्लोर करने के चक्कर में उन्होंने एक्चुअली अमेरिका को एक्सप्लोर कर लिया। लेकिन अब तक आप देखोगे कि जितने भी ये फूड ट्रैवल हो रहे हैं, ये बिटवीन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप ही ट्रैवल हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिकाज वर नॉट नोन सो फार। तो अमेरिका अब तक जो है आइसोलेटेड वर्ल्ड में जी रहा था। इज इट क्लियर? देन here we will use America to describe northern and southern America and the Caribbean island. Is it clear? तो ये दोनों ही अमेरिकाज को डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ कॉमनली अमेरिकाज कह रहे हैं, वर्ड अमेरिका। इनफैक्ट मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स केम फ्रॉम अमेरिकाज original inhabitants, the American Indian. Sometimes the new crops could make the difference between life and death. Clear? कि बहुत से हमारे जो कॉमन फूड है वो बाद में अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स जब वो आए तो उनके साथ ही वो ट्रेवल किया। लेकिन ये जो फूड, कॉमन फूड थे ना, ये कहीं ना कहीं, अब इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझो आप यहाँ पे, न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। मतलब आप, हमें बड़ा कॉमन, बहुत ही मतलब वेरी नॉन सीरियस सी बात लग रही है ना, कि चलो हाँ चलते चलते आलू का इजाद हो गया, आलू फलानी जगह से आ गया, और हमें अब पोटैटो के बारे में पता है, हमें टमाटो के बारे में पता है। लेकिन आप देखोगे कि ये क्रॉप्स जो हैं, ये आने वाले टाइम में लोगों के लिए लाइफ और डेथ का मैटर बन गए। अब वो कैसे? क्योंकि जो क्रॉप्स थे, ये जिन जिन क्रॉप्स का जिक्र किया गया है, ये बड़े इजी ग्रोइंग क्रॉप्स थे, इनके लिए बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत नहीं थी। क्लियर? और इनके प्राइसेस भी जो है, क्योंकि कुछ फसलें होती हैं जो बहुत तेज़ी से, जिनकी ईल्ड पर हेक्टर बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी ईल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आलू भी एक ऐसी ही फसल है जिसकी ईल्ड जो है बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर? तो ये कम दामों में आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। तो फेमाइंस जैसी जो नेचुरल क्लाइमेटीज थी, वो बहुत ज़्यादा अकर करती थी हमारी कंट्री में, लार्ज स्केल अकर करती थी। नॉट ओनली हमारी कंट्री, अलग अलग कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल अकर करती थी, जिस वजह से लोग जो है वो भूखे मरते थे। लेकिन इन फसलों के आने के बाद लाइफ मिलने लगी लोगों को, लोग भूखे नहीं मर रहे थे, ये आसानी से मिल जाते थे, आसानी से उग जाते थे। और अगर इन क्रॉप्स का भी फेलियर हो जाता था तो बहुत लार्ज स्केल लोग मरते भी थे। इसलिए इससे यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का मैटर बताया गया है। इज इट क्लियर? यूरोप्स पुअर began to eat better and live longer with introduction of humble potato. पोटैटो के साथ जो है यूरोप का जो गरीब इंसान है वो ज्यादा उसे खाने को मिलता था, और वो थोड़ा लंबा जी पाया, क्योंकि फेमाइंस और नेचुरल क्लाइमेटीज के टाइम पर भी जो है ये फसल इजीली मिलती थी। हम्बल पोटैटो, हम्बल मीन्स जो इजीली अवेलेबल होता है। क्लियर? Ireland's poorest peasants became so dependent on potatoes that even diseases destroyed the potato crop in the mid 1840s. Hundreds of thousands died of starvation. कि आयरलैंड के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो पोटैटोज के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए थे कि वो अक्सर पोटैटोज खाया करते थे, और अक्सर खेतों में जो है पोटैटोज की खेती बाड़ी की जाती थी। और जब इसकी फसलें फेल हो गई तो लाखों लोग जो हैं वो मर भी गए, क्योंकि उन्हें खाने के लिए अनाज नहीं मिल पाया। पोटैटो जो है वो इजी क्रॉप है, इसलिए प्रेफर किया जा रहा था इसको उगाना। इज इट क्लियर? और चीप रेट्स में अवेलेबल भी होता था, तो इस वजह से ये लाइफ एंड डेथ का मैटर बन गया था लोगों के लिए। नेक्स्ट इज कॉन्क्वेस्ट, डिजीजेस एंड ट्रेड। कि क्या सिर्फ कमोडिटीज जा रही थी एक जगह से दूसरी जगह, या फिर डिजीजेस भी ट्रेवल कर रही थी, और इन डिजीजेस ने किस तरीके से हेल्प किया कॉन्कर करने में, एक कंट्री को दूसरी कंट्री को कॉन्कर करने में किस तरीके से मदद की। अभी आप देखो, अमेरिका जो है वो काफी टाइम से अननोन लैंड था।
क्लियर, आइसोलेटेड था। बाकी का अभी एक तरफ तो चाइना से लेकर यूरोप तक ट्रेड हो रहा है, अफ्रीका में भी जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका अब तक जो है आइसोलेटेड है, उसके बारे में कोई नहीं जान रहा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अमेरिका का कांटेक्ट जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अब तक नहीं हुआ है। तो क्या वो एडवांटेजेस था या डिसएडवांटेजेस था, वो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे, राइट। The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailor found a sea route to Asia and also successfully crossed the western ocean to America. तो यूरोपियन सेलर्स ने जो है एशिया तो ऑलरेडी उनका ट्रेड चल ही रहा था, लेकिन अब दूसरी डायरेक्शन में अमेरिका भी मिल गया था, तो वहां भी उनके ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है शुरू हो गई थी, राइट। एंड यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, द वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली। वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली का मतलब है ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंट्स छोटे हो गए थे या कोई जोग्राफिकल इम्पैक्ट हो रहा था, ऐसा नहीं है, कोई फिनोमिना नहीं अकर किया। वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली का मतलब है कि अब दुनिया जो है वो एक्सेसिबल लगने लगी थी, क्योंकि शिप के थ्रू, पानी के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना थोड़ा आसान हो गया था, इसलिए कहा जा रहा है कि दुनिया अब छोटी दिखने लगी थी, श्रिंक हो गई थी, राइट। So, for centuries before the Indian Ocean had known a bustling trade with goods, people, knowledge, customs, etc. Crisscrossing its waterway. कि इंडियन ओशन में भी जो है काफी बसलिंग मीन्स काफी हसल बसल, आना जाना, आवाजाही जहाँ लगी रहती है, एक बस आ रही है, दूसरी जा रही है, तीसरी आ रही है, चौथी आ रही है, तो इस तरीके इसको कहते हैं बसलिंग सिटी। जैसे बसलिंग सिटी होती है, आना जाना लोगों का लगा रहता है, राइट, हलचल रहती है जहाँ पे। तो इंडियन ओशन में भी इस तरीके का ट्रेड जो है, हलचल वाला काफी ट्रेड जो है वहां पर रहता था। और आपने क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज लोकेशन, राइट। तो उसी रेफरेंस में कि इंडिया भी जो है ट्रेडिंग व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट था। The Indian subcontinent was central to these flows and crucial point in their networks. तो कहीं ना कहीं ज्वाइन करता था इंडियन ओशन या इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था और एज अ नेटवर्क क्रिएट करता था, एक कनेक्टिंग पॉइंट बनता था वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए। The entry of the Europeans helped expand or redirect some of these flows towards Europe. तो अब यूरोपियन जो है, यूरोपियंस की एंट्री हुई है जो ट्रेडिंग में, उसने कहीं ना कहीं ये सारा इस तरफ ईस्टर्न वर्ड आने वाले ट्रेड को वेस्टर्न वर्ड की तरफ मूव कर दिया। Before its discovery, America had been cut off from regular contact within the rest of the world for millions of years. But from the 16th century, its vast land and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. राइट, कि काफी समय तक क्योंकि अमेरिका को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया था, किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता भी है, तो आइसोलेटेड रहने की वजह से अमेरिका जो है काफी अलग थलग था एक 16th सेंचुरी तक। लेकिन उसके बाद जो है एक्सप्लोरेशन के बाद काफी हद तक उसकी रिसोर्सेज और उसका जो भी ट्रेड का सामान वगैरह था वो आपको यूरोपियन मार्केट में देखने को मिल रहा था, राइट। दूसरी जगह भी जो है पहुंचने लगा था। व्हाट वाज ट्रेडेड, क्या ट्रेड किया जाता था? प्रेशियस मेटल, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि इंडिया क्या आता था टेक्सटाइल और स्पाइसेस के बदले में, प्रेशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर, particularly silver from mines located in the present day Peru and Mexico, also enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. क्लियर, कि यूरोप से जो सामान आता था उसमें प्रेशियस मेटल्स होते थे, गोल्ड सिल्वर और स्पेशली सिल्वर। और पेरू का जो ये यूरोप की जो एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है पेरू, और मेक्सिको है अमेरिकास में, तो यहाँ से भी जो है यूरोप की वेल्थ एंड फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड विद एशिया। यूरोप की जो जो मतलब वेल्थ है वो एशिया आ रही है, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटीज हमारे साथ हो रही है ना, तो उनकी वेल्थ जो है वो एशिया की तरफ आ रही है और ट्रेड जो है वो बढ़ रहा था यूरोप का एशिया के साथ। Legends spread in 17th century Europe about South America's fabled wealth. के लेजेंड्स जो मतलब कहानियां, किससे कहानियों के अकॉर्डिंगली जो आपका साउथ अमेरिका है
वो बहुत ही रिच कॉन्टिनेंट उसे माना जाता था। वहाँ पर बहुत सोना चांदी जो है इस तरीके से बहुत ज़्यादा मिलता था वहाँ पर, राइट। मैनी एक्सपीडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो, द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। जैसे किस्से कहानियों में जिक्र होता है ना, जैसे आपके जो ये है अलादीन का चिराग, राइट। उसमें भी आप देखोगे कि एक सिटी के बारे में बात किया गया है जहाँ पे मैजिकल है सारी चीजें। तो फेबल्ड सिटी मीन्स जो किस्से कहानियों में जिनका जिक्र किया जाता है। तो ये एल डोराडो भी एक ऐसी ही फेबल्ड सिटी ऑफ वेल्थ, ऑफ गोल्ड के नाम से जानी जाती थी, कि जहाँ सब कुछ गोल्ड का है, यहाँ गोल्ड बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इस सिटी को ढूंढने के लिए एक्सपेडिशंस भेजी जाती थी, यात्राओं पे लोग जाते थे कि शायद ऐसा कोई एक्चुअल में ऐसी सिटी एग्जिस्ट करती है। तो इनको ढूंढने के लिए जो है लोग निकला करते थे एक्सपेडिशंस पे। The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by mid 16th century. Mid 16th century में जो है पोर्चुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट, राइट। मतलब पोर्चुगीज और स्पेनिश लोग जो हैं वो दूसरी जगहों को कॉन्कर कर रहे थे बाय मिड 16th। और अमेरिका वाज डिसाइसिवली अंडर द वे एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका को भी ब्रिटिशर्स ने एक बार कॉलोनाइज किया था ना। तो नॉट ओनली ब्रिटिशर्स, और भी थे, डचेस भी थे जिन्होंने, औरों ने भी कॉलोनाइज किया है। तो जो ये अमेरिका का कॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, इट वाज in its way in mid 16th century. European conquest was not just a result of superior firepower. तो यूरोपियंस का जो ये कॉन्क्वेस्ट का प्रोसीजर था ना, मतलब दूसरों की कंट्री को कॉन्कर करना, ये कॉन्क्वेस्ट का जो प्रोसीजर था, ये सिर्फ बंदूकों से ही नहीं आया, ये सिर्फ जंग लड़के ही नहीं आया। तो कैसे आया, राइट? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कैसे आया। In fact, the most powerful weapon of the Spanish conquerors, Spanish conquerors कौन है? जो स्पेन के लोग हैं, जो स्पेनिश पीपल है, जो दूसरों को कॉन्कर कर रहे हैं, दूसरों को अपने अधीन बना रहे हैं। Conqueror was not a conventional military weapon at all, कि ये लोग पुराने हथियारों के साथ नहीं निकले थे कॉन्कर करने के लिए। रादर इनका जो वेपन था, it was germs such as those of smallpox. Is it clear? इनके साथ जो है ये जब आए, तो क्योंकि ये तो एक ऐसी कंट्री को बिलोंग करते हैं जहां पर इंटरेक्शन है, कनेक्टेडनेस है दूसरे लोगों से, तो इन लोगों की इम्यूनिटी डेवलप है इन बीमारियों को लेकर। तो इन्हें खुद को ये बीमारी होती भी है तो ये सस्टेन कर जाते हैं। लेकिन जो अमेरिका था, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से आइसोलेटेड था, कोई उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया, उनके लोगों के कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, एक्सटर्नल लिंक्स नहीं थे किसी के साथ, तो उन लोगों की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी अभी इस बीमारी के अगेंस्ट। तो स्पेन ने जो कॉन्कर किया, वो इनके कॉन्क्वेस्ट जो है वो स्मॉल पॉक्स के जर्म्स को फैलाकर उन्होंने अपने एनिमीज के जो सोल्जर्स है उनको मारा और बड़ी आसानी से जो है जंग जीत ली। इज इट क्लियर? It was germs such as those of smallpox that they carried on their person. Because of their long isolation, America's original inhabitants had no immunity against these diseases that came from Europe. So Europe से आने वाली बीमारियों के against अमेरिका वाले लोगों की इम्यूनिटी जो है डेवलप नहीं हुई थी। इसलिए अमेरिका का कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो गन और फायर या फिर लड़ाई झगड़े से ज्यादा जो है स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स जर्म्स की वजह से इजीली हो पाया। क्लियर? Smallpox in particular proved a deadly killer. Once introduced, it spread deep into the continent ahead even of Europeans reaching there. मतलब आर्मी से पहले ही स्मॉलपॉक्स जो है वहां पहुंच जाता था। तो जाहिर सी बात है कि जो आर्मी आ रही है उनमें से ही किसी के अंदर वो स्मॉलपॉक्स के जर्म्स होंगे, या और किसी तरीके से किसी मीडियम से जो है वो आर्मी से पहले ही स्मॉल पॉक्स जो है उनके सोल्जर्स को अटैक कर चुका था
और वो लड़ने लायक बचे ही नहीं। तो कॉन्क्वेस्ट जो है स्पेन और पोर्चुगल के बहुत आसान रहे। Then it killed and decimated whole communities, paving the way for the conquest. तो इस तरीके से जीत जो है आसानी से हासिल कर ली। Guns could be bought or captured and turned against the invaders, but not the diseases such as smallpox, to which the conquerors were mostly immune. अब यहाँ पे क्या बेनिफिट हो रहा है कि आप बंदूकें तो अपने दुश्मन की तरफ मोड़ सकते हो, लेकिन ये जर्म्स जो स्प्रेड हो रहे हैं स्मॉल पॉक्स के, उसको उनकी तरफ कैसे किया जाए, क्योंकि उनकी तो इम्यूनिटी बिल्ड है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, वो तो सरवाइव कर जाएंगे, सस्टेन कर जाएंगे, लेकिन अमेरिकन्स जो थे उनकी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं थी, जिस वजह से वो बड़ी आसानी से उनके सोल्जर्स जो हैं स्मॉल पॉक्स से मर गए और उनके लैंड पे वो आसानी से कॉलोनाइज कर सके उनको, राइट। Cities were crowded and no, until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. Cities were crowded and deadly diseases were widespread. तो अब कहीं ना कहीं ये डिजीजेस दूसरों को ही नहीं फैलाई जा रही, अपने आप में भी यूरोपियंस में जो है ये डिजीज बहुत लार्ज स्केल पे फैल रही थी। सिटीज 19th सेंचुरी, पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप। गरीबी और भुखमरी जो है आमतौर पे यूरोप में देखी जा रही थी। Religious conflicts were common and religious dissenters were prosecuted. Thousands therefore fled Europe for America. Religious conflict, right, were common and religious dissenters, मतलब अभी आप देखो कि जब आप ग्रोथ कर रहे हो ना किसी भी रेफरेंस में, तो कोई ऐसी अकेला फिनोमिना आकर नहीं करता, बहुत सारी चीजें हैं जो उससे रिलेटेड आगे बढ़ती जाती है। कोई एक रिफॉर्म आएगा, नेशनलिज्म आया, तो नेशनलिज्म एक अकेला सिर्फ नेशनलिज्म का ही कॉन्सेप्ट तो नहीं था ना, बाद में हमने देखा कि नेशनलिज्म कैसे इंपीरियलिज्म में बदल गया था, क्लियर। तो वैसे ही यहाँ पे सिर्फ ट्रेड नहीं बढ़ रहा या कॉन्क्वेस्ट नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे यूरोप में देखा जा रहा है कि आपस में उनके रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ने लगे थे, और जो लोग यूरोप के रिलीजन बिलीफ्स के अगेंस्ट थे, उन लोगों को यूरोप छोड़कर जो है वो अमेरिका की तरफ भाग जाते थे, क्योंकि उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाता था, उन्हें मारा जाता था, पब्लिकली उन्हें मार दिया जाता था। Here, by the 18th century, plantation worked by the slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for the European market. और इनकी जो है जो चीजें ये उगा रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा था। जो इन्होंने स्लेव्स अफ्रीका से लेकर आए थे वो अब कॉटन और उसके साथ कॉटन एंड शुगर प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में कॉटन और शुगर की जो है लार्ज स्केल डिमांड हो रही थी। तो यूरोपियंस जो है इसका प्रॉफिट बेनिफिट लेना चाहते थे, इसलिए जो अफ्रीकन स्लेव्स थे उनसे कॉटन और शुगर की प्रोडक्शन करवाई जा रही थी। Until well into the 18th century, China and India were among the world's richest countries. 18th century की स्टार्टिंग में तब तक, मतलब 18th सेंचुरी तक जो इंडिया और चाइना है, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में जो ट्रेड चल रहा था उसमें बहुत अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करता था चाइना और इंडिया। इज इट क्लियर? दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, और जाहिर सी बात है जब वर्ल्ड में ही ट्रेडिंग पे नंबर 1 और 2 की पोजीशन पे है तो एशियन कॉन्टिनेंट में तो होंगे ही नंबर 1। इज इट क्लियर? सो हाउएवर फ्रॉम द 15th century, China is said to have restricted overseas contacts and retreated into isolation. तो 15th सेंचुरी से चाइना ने जो है अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को थोड़ा कम कर लिया, थोड़ा नहीं रादर काफी कम कर लिया, और अपने आप को इंटरनेशनल ट्रेडिंग से विड्रॉ कर लिया था। China's reduced role and rising importance of the Americas gradually moved the center of world trade westward. Europe now emerged as the center of world trade. तो चाइना ने जो वर्ल्ड ट्रेड से रिस्ट्रिक्ट कर लिया अपने आप को, पीछे कर लिया अपने आप को, उसकी वजह से अमेरिकाज
की इम्पोर्टेंस और यूरोप की इम्पोर्टेंस जो है, अमेरिकाज की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी, तो अब ईस्टवर्ड ट्रेड की वजह की बजाय वेस्टवर्ड ट्रेड जो है वो बढ़ने लगा। यूरोप जो है वो वर्ल्ड का ट्रेड का सेंटर बन गया, और यूरोप ने ईस्ट के साथ के बजाय वेस्ट की तरफ, दैट मीन्स टुवर्ड्स अमेरिका, जो है अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज बढ़ाई। तो ये आपका एंड है इस टॉपिक का, चैप्टर का, जो आपका सीबीएसई में आना है वहां तक। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस इज कि ग्लोबलाइजेशन जो है, जो हम आज देख पा रहे हैं, वो इसलिए इस फेज की ग्लोबलाइजेशन में हम जी पा रहे हैं क्योंकि इनिशियल फेजेस जो है वो हमारी हिस्ट्री ने विटनेस किए हैं। क्लियर? और ना सिर्फ कमोडिटीज एक्सचेंज होती थी, यहाँ तक कि बीमारियां भी जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाती थी। आपको पता है ना कि जो आपकी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है, वो भी इस तरीके से ही जो है एक जगह से अफ्रीका के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो है पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से फैली। कोरोना भी आप देखो कैसे इसी तरीके से फैला, राइट? तो जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ कमोडिटीज ट्रेड नहीं हो रही है, और भी बहुत कुछ ट्रेड हो रहा है, जैसे कि आपका कल्चरल एक्सचेंज है, म्यूजिकल है, रिलीजियस है, आपके पीपल एक्सचेंज होते हैं, पॉपुलेशन। आप देखो ना, टूरिज्म के लिए जाते हैं लोग, एक जगह से दूसरी कंट्री में जाते हैं, उसमें मेडिकल टूरिज्म भी आता है, या फिर लेजर टाइम टूरिज्म भी आता है, राइट? या फिर अपनी फैमिलीज को लेके दूसरी जगह पे रिहेबिलिटेट करते हैं अपने आप को, रिलोकेट करते हैं अपने आप को। तो हर तरह की एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम आपने देखा होगा, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम आपने देखा है। क्लियर? तो सब कुछ जो है वो एक्सचेंज होता है, ना सिर्फ कमोडिटीज एक्सचेंज होती है। और इन एक्सचेंज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ट्रेवलर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्लियर? So this was about the making of global world that you need to prepare from CBSE point of view. Thank you and God bless you all.